हाय गाइस। तो आज हम लोग करने वाले हैं विजन आईएएस PT 365 ऑफ साइंस एंड टेक का लास्ट पार्ट। तो पहला टॉपिक देखिए इसमें, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, कॉमनली कॉल्ड एज सर्न। तो न्यूज़ में इसलिए बिकॉज इन्होंने ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर था इसको रीस्टार्ट किया आफ्टर अ 3 ईयर शटडाउन। तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा सर्न के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको फाउंड किया गया था इन 1954। और एम ये था, जितना भी हम थ्योरेटिकल फिजिक्स है पार्टिकल फिजिक्स को लेकर, तो जितना भी थ्योरेटिकल वर्क था उसको प्रैक्टिकली भी हमें वेरीफाई करना था कि वो जो थ्योरी में चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हैं कि नहीं है। तो उसके लिए ये सर्न जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में आप देख सकते हो। नेक्स्ट मेंबर की बात करें तो 23 मेंबर्स है और इंडिया इसमें एसोसिएट मेंबर है। तो याद रखना, इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर इन द सर्न। अब पार्टिकल फिजिक्स के अंदर जो रिसर्च थी या फंडामेंटल फिजिक्स जिसे हम बोलते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों ने किए हैं। और एक पार्टिकल है हिग्स बोसोन, उसकी डिस्कवरी की थी। आगे आने वाले टॉपिक में हम एक और टॉपिक पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, डब्ल्यू बोसोन, उसकी भी डिस्कवरी इन लोगों ने किया, जेड बोसोन किया। तो ये सब इंपॉर्टेंट अचीवमेंट लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के थ्रू हमें देखने को मिली है जो ये सर्न ने किए थे। अब आते हैं सर्न के ऊपर कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो दिस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल एक्सेलरेटर। तो किस चीज़ को एक्सेलरेट कर रहे थे यहाँ पे? तो पार्टिकल्स को हम लोग एक्सेलरेट कर रहे थे विद द स्पीड ऑफ लाइट। पार्टिकल्स को टकरा के हम लोग उससे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने हिग्स बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन, इस टाइप के पार्टिकल्स है वो फाइंड आउट किए। अब एलएचसी के थ्रू हम लोग जो इल्यूसिव डार्क मैटर है, जो हम लोगों ने अभी थोड़े देर पहले ही, कुछ चैप्टर्स पहले ही हमने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, तो वही चीज़ को परस्यू कर रहे हैं यहाँ पे भी एलएचसी के अंदर। इसके अलावा अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक 27 किलोमीटर रिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। अब ये सुपर कंडक्टिंग जो मैग्नेट है यही एक्सेलरेट कराती है पार्टिकल्स को। ये पार्टिकल्स का कोलिजन होता है एट द स्पीड ऑफ लाइट, एंड जैसे ही कोलिजन होता है तो हम इससे कुछ पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। अब इसमें डिफरेंट पार्टिकल एक्सेलरेटर है जैसे एटलस, सीएमएस, एलिस, एलएचसीबी। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए पार्टिकल डिटेक्टर्स हैं जो कि एलएचसी के अंदर लगे हैं। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है कि अभी एलएचसी के अंदर हमें कुछ पार्टिकल्स का और जानकारी मिली है। तो पहला है पेंटाक्वॉक्स और टेट्राक्वॉक्स। तो यहाँ पे हमें पेंटाक्वॉक और एक फर्स्ट एवर पेयर ऑफ टेट्राक्वॉक्स देखने को मिला। तो क्वॉक्स जो होते हैं ये बेसिकली सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल सकते हैं। इन्हीं क्वॉक्स से मिलकर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो और जब इलेक्ट्रॉन भी इनके साथ मिल जाता है तो फिर हमारे पास एक एटम आता है। तो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क एट द सब एटॉमिक लेवल। तो ये चीज़ का थोड़ा पता होना चाहिए। तो क्वार्क के बारे में अगर प्रॉपर डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज क्वार्क्स आर एलिमेंट्री यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट कंबाइंस इन ग्रुप ऑफ 2 और 3 टू फॉर्म हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स क्या है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही बोला जाता है। दे कैन ऑल्सो कंबाइन इनटू 4 क्वार्क और 5 क्वार्क पार्टिकल्स जिन्हें हम टेट्रा क्वार्क और पेंटा क्वार्क्स बोल। ये था जो डिस्कवरी हुई है पेंटा और टेट्रा क्वार्क की। तो पता होना चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड है ये। फंडामेंटल फिजिक्स है, ये तो पार्टिकल फिजिक्स है, उससे रिलेटेड डिस्कवरी हम लोगों ने करी है एलएचसी के अंडर। अभी नेक्स्ट टॉपिक को स्किप करते हैं और थर्ड आर्टिकल है इस पे चलते हैं, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल जो है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर और ये मिस्ट्री पार्टिकल फाइंडिंग, ये आपस में इंटर रिलेटेड ही है। तो अभी न्यूज़ में क्यों है ये? बिकॉज हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फाइंड आउट किया है एक और फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब डिस्कवरी किया है उसका प्रैक्टिकली, डब्ल्यू बोसोन का। तो आगे जाने से पहले कि डब्ल्यू बोसोन क्या है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स देख लेते हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने थ्योरेटिकली बहुत सारे पार्टिकल्स का पहले ही थ्योरी के अंदर हमें बता दिया था कि ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाया था ये उसका एक प्रैक्टिकली वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने बनाया था। तो ये जो थ्योरी दिया गया था इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, जहाँ पे हम मैथमेटिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके डिस्क्राइब करते हैं कुछ एलिमेंट्री और फंडामेंटल पार्टिकल्स को और उनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है। तो ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड मॉडल जो है, ये आपका ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसके अंदर
के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब गिवन है यहाँ पे। तो ये जो आउटर रिंग आप देख रहे हो पिंक कलर के अंदर, ये पिंक कलर के अंदर जितने भी आप पार्टिकल्स देख रहे हो, लाइक दिस टॉप डाउन स्ट्रेंज बॉटम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर द 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर कैरेक्टराइज एज क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। ठीक है, और इन्हीं पार्टिकल्स जब इंटरेक्ट करते हैं विद अ हिग्स फील्ड तो इनको मास मिल जाता है। इसके अलावा इन 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा हमारे पास 3 फोर्सेस भी हैं। जो अंदर ग्रीन सर्कल देख रहे हो यहाँ पे आपको ये 3 फोर्सेस देखने को मिल जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 3 फोर्सेस जो है हमारे पूरे जो यूनिवर्स है उसको वर्क कराती हैं अलॉन्ग विद दीज पार्टिकल जो हम 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोगों ने देखे। अब एक और फोर्स होती है जो कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के अंदर हमें जब नहीं देखने को मिलती। रीज़न उसका ये है कि वो जो फोर्स है वो क्वांटम या जो सब एटॉमिक लेवल पे कैसे वर्क करती है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए इसलिए उसे एक्सक्लूड कर रखा है, और वो फोर्स का नाम है ग्रेविटी। तो याद रखना, ग्रेविटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के अंदर। हमारे पास केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये 3 फोर्सेज पे ही हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बीच में जो आप पार्टिकल देख रहे हो इसे हिग्स बोसोन बोलते हैं। तो ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर था इसके थ्रू हमने इस पार्टिकल की डिस्कवरी करी, और ये जो हिग्स बोसोन है इसे ही हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। माना जाता है कि जो बिग बैंग हुआ था वो इसी पार्टिकल के थ्रू हुआ था और फिर यूनिवर्स जो एक्सपैंड कर गया। तो ये हिग्स बोसोन हम लोगों ने देखा था लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जब हम लोगों ने चलाया था, उसमें भी देखने को मिला था। बट ये बहुत जल्दी डिके हो जाता है। डिके किन में हो जाता है, ये जो आउटर में जो पार्टिकल्स देख रहे हो इनके अंदर डिके हो जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा लंबे समय तक डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है इसको। तो दैट्स वाई ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाया गया था। और अभी हम लोगों ने इसमें डब्ल्यू बोसोन की डिस्कवरी की है। और ये जो डब्ल्यू बोसोन की डिस्कवरी हमने जब करी तो हमने पाया कि इसका जो मास है ये थोड़ा सा ज़्यादा है जो कि थ्योरी के अंदर बताया गया था स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स से। तो दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और इससे हमारा जो पार्टिकल फिजिक्स है, जो एटलीस्ट थ्योरी पार्ट है, उसमें और नए डायमेंशंस खुल गए हैं। जो जैसे भी कोई भी नई डिस्कवरी आती है तो पता लगता है कि कुछ चीज़ें जो पुरानी थी वो सही नहीं है, उसमें और कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। तो दैट्स वाई दिस इंटायर टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी ग्रेविटी के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रेविटी इसमें इसलिए इंक्लूडेड नहीं है, जैसे मैंने बताया कि क्वांटम रेल्म पे कैसे ग्रेविटी काम करती है वो नहीं पता। फिर यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड कर रहा है उस चीज़ को हम लोग नहीं डिस्कस कर पा रहे इसमें। एंटी मैटर को कैसे इफेक्ट करती है ग्रेविटी, तो ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम लोगों ने ग्रेविटी को इसमें से बाहर रखा है। तो याद रखना 12 फंडामेंटल पार्टिकल है, 3 फोर्सेज हैं इसके। दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आचार्य जगदीश चंद्र बोस। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है ये बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द 164th एनिवर्सरी ऑफ जेसी बोस। तो जेसी बोस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन साइंटिस्ट थे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बॉटनी के अंदर है। इन्होंने एस्टैब्लिश किया था बोस इंस्टीट्यूट इन 1970, जो कि एशिया का फर्स्ट मॉडर्न रिसर्च सेंटर है विच फोकस्ड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। मतलब दो फील्ड्स के बीच में रिसर्च चल रहा था यहाँ पे, तो फिजिक्स था एक फील्ड और बॉटनी एक फील्ड। करंटली ये जो इंस्टीट्यूट है दिस इज एन ऑटोनॉमस ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। इसके अलावा अगर इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने सबसे पहला एक एशियन को जो यूएस के अंदर जो पेटेंट मिला था वो इनको मिला था इन 1904। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज द फर्स्ट एशियन अलॉन्ग विद एस रामानुजम जो मैथमेटिशियन है बहुत फेमस। उनके साथ इन्हें रॉयल फेलोशिप मिली थी ऑफ लंदन इन 1920। फिर ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द 14th सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस इन 1927। अब आते कंट्रीब्यूशन पे। तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था फिजिक्स के अंदर, इन्होंने रिसर्च किया था मिलीमीटर वेव पे। तो मिलीमीटर वेव्स एज यू नो, अगर हम वेव देखते हैं तो वेव के दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लैम्डा। तो इन्होंने ये मिलीमीटर वेव, इसका मतलब है कि जो वेवलेंथ है इस वेव की वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था और इससे
एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया था विच वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिकेशन लिंक एट 5 मिलीमीटर वेव लेंथ। तो याद रखना ये थोड़ा सा, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी चल रही है और गवर्नमेंट भी इसको सेलिब्रेट कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है, तो डेफिनेटली इतना डिटेल में जा सकते हैं। याद रखना 5 मिलीमीटर वेव का जो पहला वायरलेस कम्युनिकेशन था वो इनके थ्रू हुआ था, और इन्हीं के इस इन्वेंशन के ऊपर आगे जो मार्कोनी है वो एस्टैब्लिश करते हैं एक 2 वे रेडियो। ठीक है, मार्कोनी आप जानते हो, फादर उनको बोलते हैं रेडियो का, या इन्वेंटर बोलते हैं। तो दैट्स हाउ ही वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ रेडियो साइंस। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी की बात करते हैं। तो उन्होंने डिस्कवर किया था कि कैसे जो सीजनल इफेक्ट होता है प्लांट्स के ऊपर, या कुछ केमिकल इनहिबिटर्स जो हैं वो प्लांट के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं। तो ये सब इफेक्ट देखने के लिए इन्होंने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। तो ये जो डिवाइस था क्रेस्कोग्राफ, ये एक बहुत ही माइन्यूट मूवमेंट होता है अगर कोई किसी प्लांट के अंदर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब कोई भी बाहर से कोई रिएक्शन होता है, तो प्लांट उसके ऊपर कितना कितना भी माइन्यूट, मतलब बहुत छोटा सा भी अगर रिएक्ट करता है, कि बिल्कुल छोटा सा भी मूव करा है, तो उस चीज़ को ये डिटेक्ट कर लेता है। तो इसकी जो रेंज थी वो थी 1/100,000 ऑफ एन इंच। तो इतना ज़्यादा प्रिसीजन का ये डिवाइस इन्होंने बनाया था, ताकि प्लांट अगर किसी चीज़ को रिएक्ट कर रहा है तो वो चीज़ वो डिटेक्ट कर सके। तो इससे बहुत सारी चीज़ें पता लगी, जैसे सेंसिटिव नर्वस सिस्टम होता है प्लांट्स का, तो उसके बारे में पता लगता है, और इससे एस्टैब्लिश हुआ बायोफिजिक्स और साइबरनेटिक्स। नेक्स्ट, लिविंग सेल्स जो होते हैं इनर मोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है ये आउटर लेयर होता है, जो रूट है का आउटर लेयर होता है, और जब प्लांट वाटर सक करता है, ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तब इससे एक पल्सेटरी मोशन होता है, तो वो भी इन्होंने डिटेक्ट किया था। He wrote two works also, that is Response in the Living and Non-Living and the Nervous Mechanism of the Plants. तो प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स रिएक्ट करते हैं म्यूज़िक वगैरह को, तो ये सब चीज़ें जेसी बोस के वर्क से ही पता लगी थी हमें। इसके अलावा लिटरेचर में भी उनका इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने पहला साइंस फिक्शन लिखा था बंगाली लैंग्वेज के अंदर, नाम था निरुदेश्वर कहानी, द स्टोरी ऑफ द मिसिंग वन, विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वर्क इन बंगाली साइंस फिक्शन। ये थोड़ा सा पॉइंट डिटेल्स है जेसी बोस के बारे में जो पता होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मंथन प्लेटफॉर्म। तो मैं ये मंथन प्लेटफॉर्म जो है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र उन्होंने लॉन्च किया है। एम क्या है इसका, या ऑब्जेक्टिव है इसका, टू प्रमोट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड द डेवलपमेंट इकोसिस्टम, सो दैट इंडिया के जो डेवलपमेंट नीड्स है वो अलाइन किए जा सके विद द यूएन एसडीजी। जो यूएन के एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके साथ इंडिया का जो डेवलपमेंट है उसको अलाइन किया जा सके। तो जितने भी हमारे स्पेयर्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अक्रॉस द कंट्री, उन सबको एम्पावर करेगा ये। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, सर्ब श्योर। तो ये सर्ब जो है ये बेसिकली एक साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो याद रखना ये कीवर्ड स्टैट्यूटरी है, मतलब एक पार्लियामेंट के लॉ से इसको बनाया गया है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। तो ये सर्ब श्योर जो है ये न्यू इनोवेटिव स्कीम फॉर हाई एंड रिसर्च एट स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो दोनों को ये प्रमोट करेगा। तो याद रखना स्टेट भी है यहाँ पे यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उन सबको ये सपोर्ट करेगा, और प्रोवाइड करेगा रिसर्च सपोर्ट टू एक्टिव रिसर्चर्स टू अंडरटेक रिसर्च इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ। तो फ्रंटियर एरियाज मतलब ऐसे जो टेक्नोलॉजी जो न्यू और इमर्जिंग है, मतलब अभी ज़्यादा उन पर रिसर्च नहीं की गई है, उनको ये सपोर्ट करेगा। तो याद रखना सर्ब श्योर के बारे में। नेक्स्ट है वृत्तिका रिसर्च इंटर्नशिप। So this Vritika is the call for initiation and practice in science through training and skill internship। तो ये स्पॉन्सर कर रहा है, ये सर्ब जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वही इसको भी स्पॉन्सर कर रहा है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। तो इसके अंदर हम लोग साइंस एंड टेक के अंदर जो डेवलपमेंट है उस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं फॉर द पीजी स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, सो दैट उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं लाइक IITs, IISCs, NITs वगैरह, तो इन सब के अंदर ये इंटर्नशिप ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च कैन।
तो शॉर्ट फॉर्म इसका स्पार्क रहेगा, स्पार्क प्रोग्राम है ये। तो ये स्पार्क प्रोग्राम जो है ये बेसिकली टारगेट कोर्सेज, तो ऐसे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये जो स्कीम है ये रन कौन कर रहा है? दिस इज़ रन बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो जितने भी यंग अंडर ग्रेजुएट्स हैं, तो याद रखना यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स की बात हो रही है, जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस में एनरोल्ड हैं अक्रॉस द कंट्री, उन सबको इस स्कीम के अंदर जो रिसर्च वर्क है उसके लिए सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन गाइडलाइंस अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये साइंटिफिक रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, मेंटेनेंस एंड नेटवर्क, स्ट्रीमलाइन गाइडलाइंस। तो इससे पहले हम लोगों ने जब शुरू में PT365 स्टार्ट किया था साइंस एंड टेक का, तो वहाँ पे हमने एक बायोटेक प्राइड देखा था। तो बायोटेक प्राइड जो था, बायोटेक से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है उसके लिए था। हम जो रिसर्च है उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रखेंगे ताकि वो सबके लिए एक्सेसिबल हो। वैसे ही श्रीमन गाइडलाइन जो है ये पूरा जो साइंस एंड टेक है उसके लिए लागू करेगा ये। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने इसको रिलीज़ किया है। एम ये है कि हम जितनी भी पब्लिक फंडेड रिसर्च हो रही है उसको बेटर एक्सेस प्रोवाइड करें, उसका बेटर शेयरिंग प्रोवाइड करें। तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे नेटवर्किंग एंड क्लस्टर अप्रोच, क्रिएटिंग अ सेंट्रल क्लस्टर सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी। तो एम ये है कि जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन को इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही हाई एंड इक्विपमेंट चाहिए जिनकी कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, तो हम लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं जितने भी इक्विपमेंट एक्वायर करती है गवर्नमेंट या ये जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनका ऑप्टिमाइजेशन हो सके। यानी ऐसा ना हो कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वही सेम इक्विपमेंट को बार बार परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए और बेटर यूटिलाइजेशन हो सके इन सब इक्विपमेंट का, उसके लिए ये सेंट्रल क्लस्टर सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी बनाया जाएगा। इसका टाइप इंडस्ट्रीज़ के साथ भी रहेगा, स्पेशली द MSMEs और स्टार्टअप, तो वो भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये आर्टिकल थोड़ा डिफरेंट है, आई थिंक यहाँ पे भी विजन से थोड़ा गलती हो गया है, तो ये देख लेना। AI बेस्ड एक नया हम लोगों ने टूल बनाया कॉल्ड आई रास्ते। अब ये आई रास्ते का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये जो आई रास्ते है, दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन नागपुर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट। तो ये जो आई रास्ते है इसको बनाया है IIIT हैदराबाद ने, एंड इट इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। और ये जो स्पेसिफिक मिशन है आई रास्ते वाला, दिस इज अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। तो साइबर फिजिकल सिस्टम का मतलब यही है कि हम जो साइबर वर्ल्ड है और जो उसका आउटपुट है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए, इस नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। नेक्स्ट है निधि प्रयास। तो अभी एक कंपनी है ये TGP बायोप्लास्टिक करके, इसको असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया फॉर द मिटिगेशन यूसेज ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए ये हेल्प करेगा हमारी। और इसको ये जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया ये निधि प्रयास नाम की एक स्कीम के अंडर किया गया है। तो नीति आयोग, UNIDO, ये इन लोगों ने इसको हेल्प किया है। अब ये जो निधि प्रोग्राम है विच स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, इसके अंदर हम लोग सेटअप करेंगे इंक्यूबेटर्स, सीड फंड्स, एक्सेलरेटर्स। तो ये सब जो है ये टर्म स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो इंक्यूबेटर वगैरह जो है स्टार्टअप्स के लिए जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए होती है उनको वो प्रोवाइड करता है। और अंडर निधि द प्रयास प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स प्रोग्राम हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड दीज आर सपोर्टेड विद प्रयास ग्रांट। तो याद रखना ये निधि प्रयास जो है स्टार्टअप्स के लिए वर्क कर रहा है, और इसके अंडर अभी ये TGP बायोप्लास्टिक है, इसको हेल्प दिया गया है या असिस्टेंस दिया गया। अब नेक्स्ट थोड़े से मिसलेनियस टॉपिक देख लेते हैं। तो पहला है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे हम लोग कॉरपोरेट्स के लिए पढ़ते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे साइंटिस्ट के लिए एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इसको लेके आया है और इसकी जो गाइडलाइंस थी वो रिलीज़ किया गया। तो अभी SSR है क्या? तो दिस इज़ नथिंग बट एन एथिकल ऑब्लिगेशन, यानी हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका भी एक रोल है या उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सोसाइटी के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करें। तो यहाँ पे बेसिकली एक मैंडेट या ऑब्लिगेशन क्रिएट किया गया है
जो नॉलेज इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर कि वो एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्रोड्यूस करें इन कंसल्टेशन विद द एंकर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। एंकर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन मतलब एक मेन रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, उसके साथ मिलके उससे जो एफिलिएटेड जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो एक तैयार करेंगे कि हम कैसे हमारी जो नॉलेज है उससे कोई सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एसएसआर असेसमेंट सेल जो है वो बनेगा इन ईच इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द एंकर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। याद रखना, हर जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है उन सब के अंदर एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असेसमेंट सेल बनेगा जिसमें ये देखा जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम जो है हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और ऑब्लिगेशन भी बनाया गया है कि जितने भी ये इंस्टीट्यूशन रहेंगे ये अपने ये जो साइंटिफिक असेसमेंट वाला जो काम है, सोशल असेसमेंट वाला काम है, इसको आउटसोर्स नहीं कर सकते या सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्राफीन है। तो अभी हमारा जो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट साइंसेज है की टीम ने डेवलप किया है एक ग्राफीन स्टेबलाइज ट्यूनेबल फोटोनिक क्रिस्टल। तो ग्राफीन जो है ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि थिनेस्ट एंड द लाइटेस्ट मटेरियल है इन द सेंस कि इसके अंदर एक एटम थिक लेयर बनाई जा सकती है, साथ ही एक बहुत ही गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो अभी ये जो हमारी सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट साइंसेज की टीम है इन्होंने ग्राफीन की एक ऐसी शीट बनाई है जो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, बेटर रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है और जो लेज़र डिवाइसेस है उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब ये फोटोनिक क्रिस्टल का क्या मतलब है? तो फोटोनिक क्रिस्टल मतलब एक ऐसा ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर बनाया है हम लोगों ने इन विच द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंजेस पीरियोडिकली। ये समय के साथ इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहेगा। तो जैसे आपने कई बार देखा होगा, कुछ हॉलोग्राम्स आपने देखे होंगे कि आप थोड़ी देर उसको देखते हो तो आपको डिफरेंट कलर का नज़र आता है, तो वही सेम प्रिंसिपल फोटोनिक क्रिस्टल का हम लोग इस्तेमाल करें लेकिन नैनो स्ट्रक्चर्स इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब ग्राफीन जो है आपको पता होना चाहिए इट इज़ एन एलोट्रॉप। एलोट्रॉप मतलब कि कार्बन का ही एक डिफरेंट फिजिकल फॉर्म है। इसके अलावा भी एक और एलोट्रॉप होता है कार्बन का विच इज़ नोन एज C60 बक मिनिस्टर फलरेंस। C60 कॉमनली इसको बोलते हैं। तो याद रखना एप्लीकेशन जो है इसकी बहुत ही वाइड है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ भी आप देखोगे वहाँ सब जगह ग्राफीन को यूज़ कर सकते हो। एक एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो अभी न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज का न्यूज़ आ रहा था कि वो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है अपने जो सिरप्स हैं उनके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल ने एक गाइडलाइन इशू किया था या एक गैजेट नोटिफिकेशन पास किया था नोन एज द एथिलाइन ग्लाइकॉल क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2022। तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है ये कलरलेस ओडरलेस एल्कोहलिक कंपाउंड है विच कैन बी फेटल इफ इट इज़ कंज्यूम्ड इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी। तो ये अभी जो सिरप है ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के ऊपर विस्कस लिक्विड जैसा होता है, जेल जैसा होता है और जनरली इसको ऑटोमोटिव फ्री एंटी फ्रीज के तौर पे यूज़ किया जाता है। जब भी हम लोग चाहते हैं कि हमारा इंजन का जो जितने भी उसमें के अंदर डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स लग रहे हैं वो फ्रीज ना हो तो इसलिए इसको मिलाया जाता है फ्यूल के साथ। और का और भी एप्लीकेशन है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिस्टर फाइबर, तो उस सब पर्पज़ के लिए ये यूज़ होता है। लेकिन कुछ कंपनीज इसे एडल्ट्रेंट की तरह यूज़ करी थी तो उसको रोकने के लिए ये जो कंट्रोल ऑर्डर है इसको पास किया गया था। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट, ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने डिस्कवर किया एक नोवल मटेरियल कॉल्ड सिंगल क्रिस्टलाइन SCN दैट कैन कन्वर्ट इंफ्रारेड रेज इनटू रिन्यूएबल एनर्जी। तो काफ़ी इनोवेटिव डेवलपमेंट है बिकॉज इंफ्रारेड रेज जो सन की तरफ से हमें आती है उसका मदद लेके हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो बाकी जो फोटोवोल्टाइक सेल के अंदर जो मटेरियल प्रोड्यूस उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है उससे ज़्यादा एफिशिएंट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे। तो दिस बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज द गैलियम नाइट्राइड और ये जो है कंपैटिबल है विद द मॉडर्न कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS। तो CMOS बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, तो उसी सेम टेक्नोलॉजी के साथ ये भी इंटिक मतलब उसी सेम टेक्नोलॉजी के साथ इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो दिस इज सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड। तो याद रखना दिस इज सॉर्ट ऑफ
सेमीकंडक्टर जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, नैनो कॉडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। तो दिस हैज़ बीन डेवलप टू मेक ड्रग डिलीवरी इन द ह्यूमन बॉडी फास्टर एंड श्योरर। तो अगेन एक नैनो पार्टिकल हम लोगों ने डेवलप किया है और इसको सिंथेसिस हम लोगों ने बेसिकली एक पैरासिटिक फंगी से किया है। तो दिस इज अ सिंथेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉर्डिसेप मिलिट्रिस विच इज़ अ हाईली वैल्यू पैरासिटिक फंगस। तो याद रखना, ये कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस जो है ये एक पैरासिटिक फंगस है और इसमें गोल्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करके, मतलब गोल्ड सॉल्ट फंगस को हम लोगों ने फीड किया और इससे हमें ये नैनो पार्टिकल देखने को मिला है। तो कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन डिफरेंट इंडियन इंस्टीट्यूशंस। याद रखना, गोल्ड नैनो पार्टिकल यूसेज इसका होगा कि हम ड्रग डिलीवरी जो है उसको और बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज निक्सटैमलाइजेशन। ये जो माया पीपल थे, माया सिविलाइजेशन के जो लोग थे एंशियंट टाइम में, वो लोग मेज़ को फोर्टिफाई करते थे विद अ प्रोसेस कॉल्ड एज निक्सटैमलाइजेशन। तो यहाँ पे ये लोग बेसिकली सोक कर रहे थे मेज़ विद एन अल्कलाइन सोल्यूशन टू मेक इट मोर प्लाटेबल मतलब उसका जो टेस्ट है वो बेहतर बना रहे थे, न्यूट्रिशियस और नॉन टॉक्सिक। तो ये सब जो चीज़ें थी ये निक्सटैमलाइजेशन करने से हो रहा था और अल्कलाइन सॉल्यूशन में इसको डिप कर रहे थे। तो दिस प्रोसेस वुड इंश्योर दैट द मेज कंटेन अमीनो एसिड्स, कैल्शियम एंड विटामिन B2। So that is all you need to know about this nixtamalization. So with that, we are done with the PT 365 of Science and Tech.